We adopted parliamentary democracy based on British model, but how does our model differ from their model? As regards legislation, the British Parliament is supreme or sovereign, but in India, the power of the Parliament to legislate is limited. बिल्कुल सही बात है ये तो. कॉन्स्टिट्यूशन से लिमिटेड है हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट, जो अब फंडामेंटल राइट्स को एक लेवल तक चेंज कर सकते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इन इंडिया, मैटर्स रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एन अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आर रेफर्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बाय द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, जुडिशियल रिव्यू की तो बात कर रहा है कि कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, कोई एक्ट में अगर अमेंडमेंट हुआ है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है, ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच देखेगी. सही है, स्टेटमेंट क्या गलती है इसमें? कोई भी गलती नहीं है. सी हो गया आंसर. विद रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. फालतू क्वेश्चन पूछता है ये, एकदम ज़बरदस्ती का गवर्नेंस का क्वेश्चन घुसा है. देयर इज़ नो लॉजिक फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चंस, बट ठीक है, लेट्स ट्राई इफ़ यू कैन डू समथिंग. कोई कमेटी का नाम दिया है, बोला है कि उन्होंने बोला था कुछ कुछ. दे गेव अ सजेशन कि एक मिनिस्टर और एक सेक्रेटरी जो हैं उनको डेजिग्नेट कर दो सोनली फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म. ठीक है, तो एक कमेटी का नाम इसने यहाँ पे दिया है. दूसरे में बोल रहा है कि 1970 में कोई डिपार्टमेंट था, उसने कॉन्स्टिट्यूट करा था एआरसी कमीशन, और अब वो एंड दिस वाज प्लेस्ड अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स चार्ज. अभी देखो इसमें दोनों में कुछ ना कुछ गलत होने के चांसेस हैं. ऐसे क्वेश्चन में सी आंसर होना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि दोनों में फैक्चुअल चीज़ें हैं. तो यहाँ पे कमिटी गलत होगी, या तो सेकंड वाले में कुछ गलत होगा. अब सेकंड वाले में ना कुछ ऐसा, क्योंकि देखो दोनों में ना दे आर टॉकिंग अबाउट सम रिकमेंडेशंस. देखो ये कमिटी, इसने कुछ रिकमेंड किया, फिर ये एक डिपार्टमेंट और इसने कुछ रिकमेंड किया. तो रिकमेंड किया एआरसी ने कि भाई ये वाला डिपार्टमेंट आप फॉर्म करो. तो इधर तो दिस पर्टिकुलर कमिटी इज़ रॉन्ग, और तो दिस एआरसी इज़ रॉन्ग कि भाई एआरसी ने ये नहीं रिकमेंड किया होगा. तो कंपैरिजन इसमें किस चीज़ के बीच में हो रहा है? या तो कमिटी या तो एआरसी. तो या तो रिकमेंडेशन एआरसी का ठीक है या तो कमिटी का ठीक है. तो एआरसी इज समथिंग विच हैज़ वेरी वाइड एरा ऑफ, लाइक हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस को बहुत ज़्यादा. तो अगर आपको इन केस ये क्वेश्चन करना ही हो, इन केस इसको मार्क करना ही हो, तो गो फॉर समथिंग विच इज़ वेरी स्पेसिफिक. उसको गलत काटो कि भाई ए आर सी इज़ समथिंग विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी अदर कमिटी. तो उसमें जो चीज़ दी गई है वो यहाँ पे शायद ये गलत नहीं देंगे, बिकॉज ए आर सी इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो टू जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इट, और जस्ट टू शो कि हाँ भाई ठीक है, बिकॉज वी इवन सीन मेन्स वगैरह ना ए आर सी का यूज़. तो ठीक है, मतलब इन केस यहाँ पे आप नहीं अप्लाई कर पा रहे हो, दैट्स ओके, आई एम जस्ट गिविंग यू सम पर्सपेक्टिव. ये पर्सपेक्टिव यहाँ नहीं तो कहीं और यूज हो जाएगा. सो इन केस यू वांट टू कट वन एंड मार्क द सेकंड वन. राइट टू प्राइवेसी, देखो बात चल रही है ना, वही पहले वाला स्टेटमेंट यहाँ पे ट्राई करेगा, ये गलत है वो, नीचे उसका आंसर मिलेगा आपको. ठीक है, ये जो मैंने 2020 में समझाया था. इन इंडिया देयर इज़ नो लॉ रेस्ट्रिक्टिंग द कैंडिडेट्स फ्रॉम कंटेस्टिंग. ये देखो, अच्छा ये तो ड्रॉप ही कर दिया है कमीशन ने, चलो छोड़ो फिर. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Right to city is an agreed human right, and the UN Habitat monitors the commitment made by each country in this regard. Right to the city gives every occupant of the city the right to reclaim public spaces and the public participation in the city. Right to the city means that the state cannot deny any public service or facility to the unauthorized colonies in the city. ठीक है जी. तो लेट्स सी, सबसे पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि इट इज़ एन एग्रीड ह्यूमन राइट and UN Habitat monitors the commitments made by each country in this regard. ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ठीक है, मान लो ये इतना करेक्ट भी होगा. पहली बात तो ये ह्यूमन राइट होना, मतलब ह्यूमन राइट तो तब हो जाएगा ना जब ह्यूमन डिक्लेरेशन में आ जाएगा. ह्यूमन डिक्लेरेशन में है नहीं है, बट चलो इन एनी केस इफ यू कंसिडर द पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड करेक्ट, देन यू हैव एन ऑर्गेनाइजेशन कमिंग अप. बोल रहे हैं कि वो मॉनिटर करता है कमिटमेंट्स मेड बाई ईच कंट्री. ये भी नहीं बोल रहे हैं कि मेड बाई सिग्नेटरी कंट्रीज, ईच कंट्री इन दिस रिगार्ड. ओके, वेरी फैक्चुअल. ऑर्गेनाइजेशन बेस पे गलत कर लो, यूएनडीएचआर के बेस पे गलत कर लो, कमिटमेंट के बेस पे गलत कर लो, कैसे भी गलत कर लो. दिस इज समथिंग दैट शुड बी पज्ड ऑफ. इसको तो हटाओ. ठीक है, ये हटा दो, ये खत्म हुआ, ये खत्म हुआ. देन 3 आपको श्योरिटी से मिल रहा है. देन यू जस्ट हैव टू लुक एट सेकंड. ये राइट देता है ऑक्यूपेंट ऑफ द सिटीज़ को कि वो पब्लिक स्पेसिस को रिक्लेम कर सके और पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ा सके. तो देखने में पॉजिटिव लग रहा है स्टेटमेंट कि पब्लिक को एम्पावर कर रहा है. तो ठीक है, हो सकता है करेक्ट होगा. राइट. ओके, फिर इसमें थर्ड स्टेटमेंट में कुछ लोगों को डाउट आ सकता है ये कि भाई स्टेट को बोल रहा है कि वो कैन नॉट डिनाई एनी पब्लिक सर्विस और फैसिलिटी टू अनऑथराइज कॉलोनीज इन द सिटी. तो ये भी काफ़ी एक्सट्रीम चीज़ है कि भाई स्टेट ही डिनाई नहीं कर सकता
तो इस तरफ भी आपका दिमाग जा सकता है, इस तरफ दिमाग जाएगा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बट दैट्स ओके, क्योंकि ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन कोई अपने घर से पढ़ के नहीं आता है, सब ऑन द स्पॉट ही सॉल्व करेंगे और कैनॉट स्टेट कैनॉट को देख के सब गलत मारना चाहेंगे। ओके, सो दैट्स ओके, बट यही इसका एक यहाँ पे पॉइंट यही है, क्योंकि इंडिया ने ऐसी चीज़ें, इंडिया क्यों साइन नहीं करता है, क्योंकि ये स्टेट के ऊपर हल्का सा वो डालते हैं, ऑब्लिगेशन डालते हैं। तो ऐसी चीज़ें इंडिया कभी साइन करना ही नहीं चाहता है कि भाई स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन आ जाए। तो लॉजिक वही है, बिल्कुल सही है हमारा, कि स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं आना चाहिए। ओके, समझ में आ रही है ये चीज़ कि स्टेट के ऊपर जो ऑब्लिगेशन कैसे बनेगा, क्योंकि स्टेट डिनाई नहीं कर सकता अनऑथराइज कॉलोनीज को कि आपके पास कोई फैसिलिटी नहीं होगी, जो फैसिलिटी मांग ली वो हम देंगे, इस तरीके से बोलना चाह रहे हैं, राइट। एंड दैट इज वाई दिस इज नॉट बीन साइंड, दिस हैज नॉट बीन रेटिफाइड बाय इंडिया बिकॉज ऑफ सच अ रीजन। सो इट मेक्स प्रॉपर सेंस, दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट इज, इस पर्टिकुलर केस में ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर बोलता कि इंडिया ने इसको रेटिफाई कर दिया या इंडिया को अब कोई डिनाई नहीं कर सकता, देन दिस स्टेटमेंट वुड हैव बीन रॉन्ग। With reference to India, consider the following statement. Judicial custody means accused is in the custody of the concerned magistrate and such accused is locked up in police station, not in jail. ठीक है, दिख रहा है साफ साफ, गलत हो गया ये। During judicial custody, the police officer in charge of the case is not allowed to interrogate the suspect without the approval of the court. सही है, जुडिशियल कस्टडी है ना, ऊपर बता तो दिया, मजिस्ट्रेट के उसमें है वो, इन द कस्टडी ऑफ द मजिस्ट्रेट। और सेकंड वाली चीज़ गलत है, एंड सच एक्यूज इज लॉक्ड अप इन पुलिस स्टेशन नॉट जेल, इसका उल्टा है, इंटरचेंज कर दिया इसने। ओके, सो द आंसर विल बी बी। When a prisoner makes out a sufficient case, parole cannot be denied to such a prisoner because it becomes a matter of his or her right. Cannot because, है ना, गलत। स्टेट गवर्नमेंट्स हैव देयर ओन प्रिजनर रिलीज ऑन पेरोल रूल्स, हो सकता है हो, वैसे भी ये सब चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही आती हैं, उनकी उन्हीं की लिस्ट में आती है, तो ठीक है, नॉट अ बिग डील। समझ में आ रहा है ना कैसे कर रहा हूँ, दिख रहा है पेपर आसान। व्हेन अ प्रिजनर मेक्स आउट अ सफिशिएंट केस, पेरोल कैन नॉट बी डिनाइड टू सच अ प्रिजनर, क्योंकि पेरोल उसका राइट हो गया, अब पेरोल राइट होने लगे हैं। चलो बेल तो कह दो, बेल तो एक बार को फिर भी राइट मान लो आप, बेल नोट जेल, बट पेरोल कब से राइट होने लगा भाई, ये तो मजाक ही चल रहा है। आपने नहीं सुना कितनी बार बोल देते हैं पेरोल डिनाइड, फलाने एक्टर ने पेरोल के लिए अप्लाई किया था मना कर दिया, फलाने पॉलिटिशियन ने किया था मना कर दिया, वही है। नेशनल एजेंसी कौन सी है जो इंश्योर करती है इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ ST&OTFD एक्ट 2006? तो देखो सबसे पहले दे दिया ना, ये फॉरेस्ट लिखा था यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे सबसे पहले इसने क्या दिया, एनवायरनमेंट दे दिया, जस्ट टू कंफ्यूज, जस्ट टू सी कि आप मार दो गलती से, लेकिन नहीं, हमें सारा पढ़ना है, क्योंकि हमें याद है सत्यम ने बोला था पॉलिटी वाले क्वेश्चंस में पहले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना, देखते ही मार्क मत कर देना। तो यहाँ पे वही डी पे जाके आपको आंसर मिलेगा। A legislation which confers on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of the law violates which of the following constitution articles? तो ठीक है, दिस इज टॉकिंग अबाउट रूल ऑफ लॉ, राइट। यही तो कहता है कि भाई किसी भी जगह पे क्या होना चाहिए, लॉ का रूल होना चाहिए, किसी इंसान का नहीं, किसी गवर्नमेंट का नहीं। गवर्नमेंट भी रूल ऑफ लॉ से काम करे। तो अगर अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर दे दोगे तो क्या चला जाएगा, फिर रूल ऑफ लॉ चला जाएगा ना, फिर तो जिसको जो करना है वो करेगा वो। फिर तो अगर तुम्हारे हाथ में एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी आ जाएगी तुम कुछ भी करोगे, लेकिन कल तुम भी किसी से बाध्य होगे, कॉन्स्टिट्यूशन से, लॉ से। तो रूल ऑफ लॉ कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, इक्वालिटी। इक्वालिटी देख लो कौन सा है इसमें से, 14, राइट। तो हमेशा जो पहले वाला स्टेटमेंट उसको ध्यान से पढ़ो पॉलिटी के किसी भी क्वेश्चन में, हमेशा। ये नहीं है कि वो गलत होगा या वो सही होगा, दैट इज नॉट द पॉइंट, यू हैव टू रीड इट केयरफुली, बिकॉज एट वेरियस टाइम जहाँ भी ट्रैप करना होगा, ट्रैप सिचुएशंस होंगी, जैसे कि ये है, ऐसी ट्रैप सिचुएशंस में वो हमेशा ये ट्राई करता है कि पहले वाले को कुछ गड़बड़ करा दो थोड़ा बहुत कैसे करके। ओके, फेडरल कैरेक्टर का एसेंशियल फीचर क्या है? देखो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में गलत मत करके आना यार, बिल्कुल भी, थोड़ा सोच लेना बैठ के कि इंडिया में कैसे चल रहा है सिस्टम, तो समझ में आ जाएगा। इंडिया में अच्छा खासा फेडरलिज्म है, तो पूछ रहा है कि फेडरलिज्म का एसेंशियल फीचर क्या है। देखो पढ़ो, फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ। इसका फेडरलिज्म से क्या लेना देना है? फेडरलिज्म क्या होता है कि देर आर 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट और 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और वो सबके सब अपनी पावर कॉन्स्टिट्यूशन से डराइव करते हैं, और उनकी वो पावर प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशरी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है। ये डेफिनेशन है फेडरलिज्म की।
इसमें फंडामेंटल राइट, पार्टीज, कैबिनेट, रिप्रेजेंटेटिव, यूनियन लेजिस्लेचर का इलेक्शन, कहाँ से आ गया ये सब? दिस इज एन ओनली इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। जितना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी ना उतना हेल्प करेगा। क्या होता है फेडरलिज्म? हाँ जी बताइए, क्या होता है फेडरलिज्म? दो अलग अलग लेवल्स पे गवर्नमेंट अपनी जो पावर है वो किससे डिराइव कर रही है? दे आर डिराइविंग इट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। द स्टेट्स डू नॉट डिपेंड ऑन द पावर फॉर on the central government. Rather, both of them derive their power independently from the Constitution of India, and this whole structure is safeguarded by whom? By an independent judiciary. The federal court. क्या बोलते हैं? फेडरल कोर्ट। तो वो एसेंशियल फीचर हो गया ना उसका। क्लियर? चलो, इसमें से स्टेट को बेस्ट डिफाइन क्या करेगा? तो देखो, जो स्टेटमेंट आपकी चार चीज़ें पूरी कर रहा हो, क्या होती है चार चीज़ें? वहाँ पे लोग रहते हो यानी कि सिटीजन्स, वहाँ पे एक डिफाइंड जोग्राफिकल टेरिटरी हो, बाहर से कोई एक्सटर्नली उसको कंट्रोल ना कर रहा हो मतलब कि सॉवरेनिटी हो, और एक गवर्नमेंट हो। ठीक है, क्या चार चीज़ें हो गई जो एक स्टेट बनने के लिए चाहिए? लोग, पीपल या पर्सन, या फिर इस केस में बोल लो सिटीजन। ठीक है, दूसरी चीज़ जोग्राफी या फिर बाउंड्री। ठीक है, तीसरी चीज़ सॉवरेनिटी, और चौथी चीज़ एक गवर्नमेंट या फिर एक स्टेट। ये चार चीज़ें आपको चाहिए। अगर ये चार चीज़ें हैं तो आप स्टेट डिक्लेयर हो जाओगे। अब इन चारों में बस इन चार चीज़ों को पकड़ लो। एग्जाम हॉल में अगर ये नहीं पता तो ये देख लो कि इन चारों में सबसे वाइड एंगल कौन है, सबसे वाइडली कौन दे रहा है चीज़ें। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं ए को और सी को कंपेयर करूं, तो ए में चारों की चारों चीज़ें हैं। अब सी देखते हैं। नंबर ऑफ पर्सन, सिटीजन आ गए, हु हैव बीन लिविंग इन अ डेफिनेट टेरिटरी, जोग्राफी आ गया, फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, विद देयर ओन कल्चर, ट्रेडिशन एंड गवर्नमेंट। तो कल्चर, ट्रेडिशन, गवर्नमेंट आ गया। एक चीज़ क्या बच गई? ये वाला बच गया। सॉवरेनिटी की बात नहीं करी इन लोगों ने, तो हो गया ना, जो ए वाला है वो इससे ज़्यादा ब्रॉड हो गया ना, तो इसको काट दो। अ सोसाइटी परमानेंटली लिविंग इन अ डिफाइंड टेरिटरी विद अ सेंट्रल अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द सेंट्रल अथॉरिटी एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सब कुछ बकवास कर दी, लेकिन अगेन सॉवरेनिटी नहीं दिया, तो अगेन इनकरेक्ट। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलें आगे। With reference to Indian judiciary, consider the following statements. Any retired judge of the Supreme Court of India can be called back to the sit and act as a Supreme Court judge by the CJI with prior permission of the President of India. बिल्कुल सही लग रहा है देखने में। कोई रिटायर्ड जज है उसको सीजीआई वापस बुला सकता है। बुलाना है ऐसे नहीं बोल रहा है, कंपल्सरी नहीं कर रहा है, बुला सकता है, प्रेसिडेंट की परमिशन लेके बुला सकता है। A high court in India has the power to review its own judgment as the Supreme Court does. No, no, a high court does not have this power. ओनली द सुप्रीम कोर्ट हैज़ दिस पावर। ये पावर सिर्फ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास है। द हाई कोर्ट और एनी अदर कोर्ट डज नॉट हैव दिस पावर। ओके, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ये बोलते हैं ना शायद इसको। सो योर आंसर विल बी हियर, ये गलत, ए वन ओनली। विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप, वन डोमिसाइल। ओके, इंडिया में तो ऐसे ही होता है भाई, तो ये तो ठीक है। फर्स्ट ठीक है, तो ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ द स्टेट। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ये यूएस में चलता है, हमारे यहाँ नहीं है ऐसा कुछ भी। अ फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज। चाहे वो कुछ भी कर दे, पता है प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूशन की डिसरेस्पेक्ट कर दो तो भी आपकी सिटीजनशिप रिवोक करी जा सकती है। ये तो कह रहा है कुछ भी कर दे। हमने फॉरेनर को सिटीजनशिप दे दी तो अब वो देवता हो गया हमारे यहाँ पे? नहीं जी, इतना एक्सट्रीम स्टेटमेंट कैसे करेक्ट हो सकता है? गलत, गलत, सही, 2 नंबर। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट द बेस्ट सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी। एक लिबरल डेमोक्रेसी में लिबर्टी का बेस्ट सेफ गार्ड इनमें से क्या है? ठीक है, देखो, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर तो नहीं हो सकता, ये बात तो सही है। पावर सेंट्रलाइज हो जाएंगी तो लिबर्टी कैसी तैसी कर देगी गवर्नमेंट। इलेक्टेड गवर्नमेंट भी नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट इलेक्ट होके आए और फिर लोगों की बैंड बजाए। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो इधर तो इट इज़ कमिटेड जुडिशरी या फिर इट इज़ सेपरेशन ऑफ पावर। अब देखो, कमिटेड जुडिशरी जो है ना, वो सेपरेशन ऑफ पावर के बिल्कुल अपोजिट है। सेपरेशन ऑफ पावर में क्या होता है? एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, राइट। कमिटेड जुडिशरी क्या होती है? जुडिशरी दैट इज कमिटेड टू द गवर्नमेंट। यहाँ पे पब्लिक की बात नहीं हो रही है। कमिटेड जुडिशरी मतलब कमिटेड टू द गवर्नमेंट।
तो यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर डाइल्यूट हो गया। तो सेपरेशन ऑफ पावर जहाँ डाइल्यूट हो गया वहाँ पे क्या हमारी लिबर्टी की प्रोटेक्शन होगी? भाई हम यही तो बोलते हैं हमारी लिबर्टी कैसे प्रोटेक्टेड है कि अगर तुम हमारी लिबर्टी लोगे, अगर हमारा आर्टिकल 19 छीनने की कोशिश करोगे तो हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, राइट? दिस इज बिकॉज सुप्रीम कोर्ट एंड द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव दीज हैव अ सेपरेशन ऑफ पावर। तो ये इससे इन्फ्लुएंस नहीं होगा। लेकिन अगर ये इसी के प्रति कमिटेड होगी तो फिर कहाँ से हमारी लिबर्टी का प्रोटेक्शन होगा? फिर तो बैंड ही बच गई बस लिबर्टी की। बात समझ में आई? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर, पावर पावर। ठीक है जी, ओके क्लियर। चले आगे 91 पे। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स, ये बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है वो उसकी बात करी गई है डीपीएसपी में। तो अगर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो जाता है तो डीपीएसपी वायलेट हो रहा है। राइट टू प्रॉपर्टी का इंडिया में अभी क्या है? फंडामेंटल राइट तो नहीं है ये, तो ये खत्म हो गया। ओके, फिर दूसरी चीज़ बोल रहा है कि फंडामेंटल भी नहीं है, लीगल भी नहीं है। तो ये मैं प्रियम्बल में समझा चुका हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता है। तो लीगल राइट तो ये है, ये बात समझ में आ गई। अब ये सिर्फ सिटीजन्स को है या बाहर के लोगों को भी है, इस बात में आपको अगर पता है तो आप मार दोगे, नहीं पता है तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के या तो सोचो या फिर ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट लीगल राइट्स, स्पेशली द राइट टू प्रॉपर्टी, इट इज़ अवेलेबल टू फॉरेनर्स एज वेल। क्योंकि हम ये चाहेंगे कि अगर कोई फॉरेनर आके हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है या फिर कुछ कर रहा है तो उसको भी वो राइट टू प्रॉपर्टी मिले, उसको भी वो सिक्योरिटी रहे, सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहे अंडर राइट टू प्रॉपर्टी का लीगल राइट। ठीक है जी, चलें। एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या था हमारा 26 जनवरी 1950 को? एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कौन बताएगा? प्रियम्बल बताएगा। तो देख लो प्रियम्बल में उस दिन कौन कौन से वर्ड्स मेंशन थे। सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, क्लियर। अब लोग ज़्यादा बैठ के इस पर दिमाग लगाएंगे, नहीं तो हम क्या उस दिन सेक्युलर नहीं थे, हम क्या उस दिन सोशलिस्ट नहीं थे? अरे भैया तुम थे, लेकिन इसने क्या वर्ड यूज़ किया है? एग्जैक्ट। एग्जैक्ट उस पर्टिकुलर दिन पे जिस दिन एनफोर्स हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कैसे पता चलेगा? प्रियम्बल में देखोगे लाइन लिखी हुई दिख जाएगी ये, भारत इज अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स, देखो पहले भी पढ़ा चुका हूँ फिर से आ गया ये, अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। पढ़ा था अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले। देखा दिस ऐसे पीवाई क्यों रिपीट हो जाते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो। हब्बी हो कुई ये सब क्या है? सो दीज आर ट्राइबल लैंग्वेजेस। मैंने क्वेश्चन कैसे किया था, हो आपने वो देखा होगा ना चक दे इंडिया। सो उसमें एक ट्राइब से एक लड़की हॉकी खेलने आती है, तो दिस इज़ द लैंग्वेज और दिस इज़ द थिंग दैट शी यूजेज इन हाउ वर्ड्स। तो मैंने वहाँ से ठीक किया था ये। सो देखो जब भी आपकी उसमें ट्राइब्स वगैरह की बात हो रही हो ना, मैंने हमेशा बोला है ना कि इट विल बिकम इंपॉर्टेंट वल्नरेबिलिटी की वजह से। सी द पॉइंट इज़ यहाँ पे देखो डांस फॉर्म्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया कौन सा है आपका? नॉर्थ वेस्ट मतलब ये वाला एरिया। तो यहाँ की बात नहीं कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट नहीं लिखा है, समझ रहे हो? जब डांस फॉर्म्स भी पूछा तो नॉर्थ वेस्ट दे के पूछ रहा है। आपने नॉर्थ वेस्ट में ये सब कभी सुना है? नेवर। वॉट डू हियर हेयर भांगड़ा एटसेट्रा, अगर आपको डांस फॉर्म यहाँ का हियर कर सुनना होता तो। सो इट इज़ नॉट नॉर्थ वेस्ट इंडिया। इतना कन्फ्यूजन भी नहीं करा रहा है कमीशन कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया ही बोल दे, ठीक है? कि भाई इंसान को ज़रा से भी डाउट ना हो जाए, तो बिल्कुल ही नॉर्थ वेस्ट ही दे दिया। दिस इज़ हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ द एग्जामिनर। चलो जी भारत रत्न के बारे में देखते हैं। भारत रत्न और पद्मा अवार्ड्स जो हैं वो टाइटल्स हैं अंडर आर्टिकल 18(1). ओके, टाइटल्स तो भैया कब के अबॉलिश हो गए हैं, तो टाइटल्स अगर ये होते तो क्या ही होता फिर। हटाओ इसको, नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है। पद्मा अवार्ड्स विच वर इंस्टीट्यूटेड इन द 1954 वर सस्पेंडेड ओनली वंस। नहीं पता एग्जामिनेशन में तो क्या करोगे? गलत काटोगे इसको, राइट? फैक्चुअल क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड्स इज रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 5 इन अ पर्टिकुलर। अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है। सो इसमें तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो यहाँ पे डेटा फैक्ट फालतू की बकवास मेंशन कर रहे थे, एंड दैट इज व्हाई ऑल थ्री ऑफ देम आर इनकरेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यूएनसीडीएफ एंड द आर्बर डे फाउंडेशन, दो ऑर्गेनाइजेशन आ गई भैया, दो ऑर्गेनाइजेशन आ गई भैया, 2 नंबर आ गए, ठीक है। स्टेटमेंट 1 and 2 are correct, statement 1 and 2 are correct, statement 1 correct, statement 1 is not correct, 2 is not correct. This is the answer.
देख रहे हो, देख रहे हो, देख रहे हो बाबू मुशाए। Consider the following statements in respect of the Lawrence World Sports Award, which was instituted in the year 2000. American golfer Tiger Woods was the first winner of this award. होगा, होगा, हमें क्या पता, उसके बारे में अच्छी बात लिख रहा है। The award was received mostly by Formula One players so far. Roger Federer received this award maximum number of times compared to others. देखो, देखो यही है पूरा का पूरा गेम, ध्यान से पढ़ने का पेपर का। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये जो अवार्ड है वॉज रिसीव्ड मोस्टली, मोस्टली वॉज रिसीव्ड मोस्टली बाय फॉर्मूला वन प्लेयर्स। एंड रोजर फेडरर के लिए क्या बोल रहा है, रोजर फेडरर रिसीव्ड दिस अवार्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, कब आया था ये अवार्ड, 2000 में, 2000 में आया, ये 2021 में क्वेश्चन आया था। तो सपोज करो 21 या 22 बार, 21 बार चलो मान लो ये अवार्ड मिला है। ठीक है, तो किसी चीज़ को मैक्सिमम होने के लिए, मोस्टली होने के लिए क्या ज़रूरत है कि वो एटलीस्ट 11 बार मिला हो। तो यानी कि या तो फॉर्मूला वन प्लेयर्स को 11 बार मिला हो, लेकिन मैक्सिमम कैसे हो सकता है, मैक्सिमम तो ऐसे भी हो सकता है कि किसी को 2 बार मिल गया हो और बाकी सबको एक 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 बार मिला हो। तो किसी को 2 बार भी मिल गया तो मैक्सिमम हो गया, लेकिन किसी को 11 बार मिला है तो जाके मोस्टली होगा। तो आपको क्या लग रहा है कौन सा आसान है इसमें, किसी को 2 बार मिलना या 11 बार मिलना? तो ओबियसली 2 बार मिलना आसान है, 11 बार मिलना बहुत टफ है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हो गया गलत, ये हो गया ठीक, ये गया, ये गया, ये गया, ये आपका आंसर हो गया। जस्ट बाय केयरफुल रीडिंग। क्यों नहीं यहाँ पे लिख दिया रोजर फेडरर रिसीव दिस अवार्ड मोस्टली, मोस्टली रोजर फेडरर रिसीव दिस अवार्ड, या फिर फॉर्मूला वन प्लेयर्स रिसीव्ड दिस अवार्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कंपेयर टू अदर्स, लिख देता है ऐसे, नहीं लिख रहा है ना। और आपको दिख रहा है ना यहाँ पे कि ये अवार्ड इंडिविजुअल को जाता है। ओके, गोल्फ से पहले एक तो यहीं दिख गया कि गोल्फर को मिला है, एक यहाँ दिख रहा है रोजर फेडरर को मिला है। तो ये फॉर्मूला वन वाले फिर कहाँ से आ गए, ऑलरेडी दिख रहा है जब बाकी लोगों को इतना मिल रहा है, तो इनको कहाँ से मोस्टली मिल गया फिर। ऑफिशियल मोटो ऑफ दिस ओलंपिक्स इज अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, बहुत आसान है इसको गलत करना, थीम बेस्ड क्वेश्चन हैं, थीम्स गलत देता है यूपीएससी। स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग, कराटे, बेसबॉल ये इंक्लूड हुए हैं ओलंपिक्स में। देखो ये वैसी है कि बहुत सारी चीज़ इंक्लूड हुई होगी, उसमें से उठा के कुछ 4 नाम डाल दिए, या फिर मे बी ये 4 ही इंट्रोड्यूस हुए हों। यूपीएससी ऐसी गलती कभी नहीं करेगा कि यहाँ पे बास्केटबॉल था लेकिन बेसबॉल कर दिया, ये सिर्फ टेस्ट सीरीज़ वाले करते हैं। यूपीएससी चीज़ ऐसी चीज़ नहीं करता। यूपीएससी ने देख लिया कि आपको मोटो के बारे में पता है, क्या आप मोटो कट कर सकते हो क्या, बस उसके लिए नफ़े उतना बहुत है। अगला स्टेटमेंट वो सिंपल बना के दे रहा है आपको। ओके, लास्ट है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में, कुछ नहीं फालतू के स्टेटमेंट्स थे। द फाइनलिस्ट वर डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ मैचेस दे वोन, नहीं वो पॉइंट वन से डिसाइड हुए थे, और न्यूजीलैंड इंग्लैंड के आगे था क्योंकि वो ज़्यादा मैच जीता था। तो अगेन नहीं, वो पॉइंट ज़्यादा थे उसके इसलिए वो आगे था। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत है। और देखो आपस में एक दूसरे के वो भी हैं, पैरेलल भी चल रहे हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइनलिस्ट डिसाइड हुए थे नंबर ऑफ मैचेस पे, न्यूजीलैंड इंग्लैंड से आगे था क्योंकि नंबर ऑफ मैचेस ज़्यादा जीता था। तो या तो दोनों ही सही होंगे या तो दोनों ही गलत होंगे। अब अगर नंबर ऑफ मैचेस के बेसिस पे ही हो रहा होता तो तुम क्वेश्चन क्यों पूछते, वो तो जनरली होता ही है ना। अगर एक मेल एलिफेंट लीड कर रहा होता तो तुम क्वेश्चन क्यों पूछते, वो तो नॉर्म होता ही है। लेकिन कुछ अलग हो रहा है, एलिफेंट ने लीड किया, फीमेल एलिफेंट ने, यहाँ पे कुछ अलग हो रहा है, मैचेस की जगह कुछ और देखा जा रहा है। दिस शोज की द एग्जामिनर इज ट्रैपिंग यू, सो द आंसर इज डी, यानी कि नीदर। आगे जी बात समझ में। तो विद दिस वी आर डन विद 200 क्वेश्चंस 2020-2021 यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए आपके। आई होप दी सेशंस आर हेल्पफुल। ये आपको सबसे ज़्यादा हेल्प तब करेंगे जब आप इनको प्रैक्टिस करेंगे, आप इनको अप्लाई करके देखेंगे PYQs पे अपने आने वाले 15 दिनों में। एल्स ये चीज़ आप जान लेंगे लेकिन मानेंगे नहीं, आपका मन नहीं मानेगा। आपका मन को मनाना है, आपके मन को आपको रेडी करना है कि इन चीज़ों को अप्लाई करो। वो तब होगा जब आप इनको प्रैक्टिस करोगे। सो व्हाट इज़ कमिंग अप नेक्स्ट, नेक्स्ट इज कमिंग अप 2022 का पेपर, एंड दिस विल नॉट जस्ट बी अ डिस्कशन जैसा अभी तक हुआ है। देयर इज़ अ गुड थिंग कमिंग अप एंड दिस विल बी अनाउंस्ड वेरी सून। ओके, मज़ा आएगा आप लोगों को। सो फॉर दिस यू हैव टू स्टे ट्यून्ड एंड कीप वेटिंग, something good is coming up. Okay, so a separate announcement will also be made for this, but for now I'm just mentioning it here so that you know about it. And just remember, it seems impossible until it's done. तो अभी तक इम्पॉसिबल जो लग रहा है वो इसलिए लग रहा है क्योंकि अब तक आपने वो किया नहीं है। जिस दिन कर जाओगे इम्पॉसिबल लगना बंद हो जाएगा।
ओके, सो आई सो दिस समवेयर, ये मेरे को बहुत ही पसंद आया. डाउट, डोंट डाउट इट, डू इट. Okay, so this is Satyam Jain signing off until next time. See you all very soon. Jai Hind, Shabba Khair.